Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to discuss the chapter number 9, accounting for share capital, or you can say issuing of shares. In examination point of view, the weightage of this chapter is very high, so all of you have to focus on this chapter very well. Let's get start the chapter with the meaning and the definition of a company. Let's start with the topic with the definition of a company. A company is an artificial person created by law, having separate entity with a perpetual succession and a common seal. Means कि एक कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ क्रिएट करता है. हैविंग सेपरेट एंटिटी मींस उसके जो ऑनर्स होते हैं उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो कंपनी से अलग होती है. विद अ परपेचुअल सक्सेशन यू कैन से या कोई पुराना जो प्रीवियस कंपनी लॉ है उसके अकॉर्डिंग कंपनी जो है रजिस्टर्ड हुई है, उसकी जो कमेंसमेंट है वो स्टार्ट हुई है. जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता था, ठीक है, उसी तरह से कंपनीज़ को इनकॉर्पोरेशन कंपनीज़ की इनकॉर्पोरेशन के लिए कंपनीज़ एक्ट जो है टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर दैट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर एंड इट हैज़ अ कॉमन सील. कॉमन सील मीन कि ये कंपनी का एक सिग्नेचर होता है जिसको कंपनी अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ करती है. Hence, a company can come into existence through law since it is created by law and has no physical form. So it is called. Let's see the another definition under section 2 subsection 20 of Companies Act 2013. Company means a company incorporated under this act or any previous company law. मीन्स कि एक कंपनी जो है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो रजिस्टर्ड हुई है, इनकॉर्पोरेटेड हुई है या उसकी जो शुरुआत हुई है वो किसके अंडर हुई है? अंडर कंपनीज एक्ट. लेट्स मेक इट मोर क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल. सपोज एक कंपनी है, उसको पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो जो कंपनी है वो पब्लिक को बोल सकती है कि आप हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो और हमारी कंपनी का जो कुछ हिस्सा है उसको ख़रीद लो, ठीक है. अगर मान लो कि वो कंपनी की जो वैल्यू है वो 1 करोड़ है और उसको उस 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो अपना हिस्सा क्या है सेल करना चाहती है. तो वो कंपनी जो है पब्लिक को बोल सकती है कि अगर आप हमारी कंपनी में 20% लगाते हो तो जो 20% आप इन्वेस्ट करोगे उसका जो बेनिफिट होगा, जब उसका जो प्रॉफिट होगा वो 20% वो आपको साथ शेयर करेगी, राइट. अब जो 1 करोड़ है उसका 20% कितना है? 20 लाख. मीन्स कंपनी जो जितना भी अर्न करेगी, अगर 1 करोड़ में से उसको 80 लाख जहाँ 20,000 अगर कंपनी को जितना भी उसमें से अर्न होगा तो 20 लाख जो है 20% वो है कंपनी पब्लिक के साथ शेयर करेगी, ठीक है. उसको साथ जो उन्होंने हिस्सा लिया है, जो हिस्सा दिया है उसको अपने हिस्से को शेयर करेगी. तो इसको हम शेयर बोलते हैं. जो ये पब्लिक है उसको एक कंपनी का हिस्सा मिल जाता है, ठीक है. अब उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं. तो शेयर का मीनिंग होता है कि एक पार्ट जो आप किसी भी कंपनी को ख़रीदते हैं पैसा देकर, ठीक है. अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो बेसिकली कंपनी के पास पैसा आ रहा है और कुछ पर्सन से वो आ रहा है, ठीक है. तो उन पर्सन को हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर बोलते हैं. जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको हम शेयर होल्डर बोलते हैं. और जब जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी में पैसा लगाते हैं तो वो कंपनी का एक हिस्सा बन जाते, पार्ट बन जाते, तो हम उसको बोलते हैं कि वो कंपनी के एक तरह से ऑनर भी बन जाते हैं. तो जो शेयर होल्डर होते हैं वही कंपनी के ऑनर्स भी बन जाते हैं. तो जिस तरह से जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी की जो ऑनरशिप होती है वो एक तरह से शेयर होल्डर के हैंड में चली जाती है. एट लास्ट वी कैन से अ कंपनी इज़ रेफर्ड एज an association of people who contribute money or money's worth to a common fund and use it for a common purpose. ठीक है कि कंपनी एक ऐसी एसोसिएशन होती है पर्सन की जो क्या करती है? मनी को कंट्रीब्यूट करती है. एक कॉमन फंड, उनका एक कॉमन फंड होता है, कॉमन पर्पस के लिए वो कंपनी में इन्वेस्ट करती है. एंड इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन दैट एग्जिस्ट to a corporate legal entity which is different from its core members or shareholders and has a common authentication utilized for its signature, right. कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो
अपने ऑनर से जो उसकी आइडेंटिटी होती है वो डिफरेंट होती है और उनकी एक कॉमन सील होती है जिसको वो एज अ सिग्नेचर अपने डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ करते हैं. Now we have characteristics or features of a company. First one is the incorporation. I already told you what is the incorporation. Incorporation means registration of a company under a Companies Act, right? A company comes into existence through the operation of law. Therefore, its corporation under the Companies Act is must. It needs to be registered under the Companies Act or any previous Companies Act. Without such registration no company come into existence. कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको इनकॉर्पोरेशन करना, जब उसकी जो कमेंसमेंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. कंपनी का एग्जिस्टेंस में आना, कंपनी की शुरुआत करना, ठीक है, या कंपनी को रजिस्टर करना, वही क्या है, इनकॉर्पोरेशन कहलाता है. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ क्रिएट करता है, या तो प्रेजेंट एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होनी चाहिए या फिर जो प्रीवियस कंपनीज एक्ट थे उनके अंडर ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए. सेकेंड इज सेपरेट लीगल एंटिटी. अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर. मीन्स कि कंपनी की जो एंटिटी होती है वो उसकी ऑनर्स और उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे अलग होती है. मीन्स कि अगर कंपनी के ऊपर कोई लोन है या उनकी कोई बोरिंग्स है, ठीक है, वो कंपनी पे नहीं कर पा रही है, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं और जो ऑनर्स होते हैं उनके ऊपर ये लाइबिलिटी नहीं होती कि उन्होंने पे करना है, ठीक है. उनकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी या वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करते, ठीक है. तो जो कंपनी का लोन है, जो कंपनी की बोरिंग्स है, वो कंपनी ही पे करेगी, ठीक है. A company has a separate legal entity which is not affected by change in the ownership, right? कि अगर जो कंपनी की एंटिटी है वो भी कभी इफ़ेक्ट नहीं करती है अगर जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर उनके जो मेंबर्स होते हैं वो जो ऑनरशिप होती है वो चेंज हो जाए. Therefore being a separate entity or due to this feature, shareholder or company can enter into a contract or can sue or be sued in its corporate name or a capacity, right? कि इसी फीचर्स की वजह से कंपनी की जो एक लीगल एंटिटी है, इसका जो फीचर है वो कंपनी किसी के भी साथ कांटेक्ट कर सकती है, किसी भी कांटेक्ट में एंटर कर सकती है. अगर कंपनी के ऊपर कोई केस कर रहा है तो ठीक है, या कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है इन द केस ऑफ फ्रॉड. विद थर्ड इज़ आर्टिफिशियल पर्सन. इन द आइज ऑफ लॉ इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन. जो एक कंपनी है वो लॉ के अकॉर्डिंग एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, और इट कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट बिजनेस, sue और बी sued फॉर इट्स डेट्स एंड एक्शन, ठीक है. जो एक कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट की जाती है. कोई भी कंपनी जो है किसी भी कॉन्टैक्ट में एंटर कर सकती है, उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, किसी भी बिजनेस को वो कंडक्ट कर सकती है. और स्यू और टू बी स्यूड, कंपनी के ऊपर कोई भी स्यू कर सकता है, केस कर सकता है, और कंपनी भी किसी के ऊपर जो है स्यू कर सकती है, केस कर सकती है इन द केस ऑफ डेथ और एनी एक्शन और एनी फॉल्ट. Perpetual existence, perpetual succession means the existence of a company is not affected by the death, retirement and insolvency of its members or shareholders. कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर उनका जो शेयर होल्डर है या उनका कोई मेंबर है उसकी डेथ हो गई है, वो रिटायर्ड हो रहा है या इंसॉल्वेंट हो गया है, या कोई नया जो मेंबर है वो एंटर कर रहा है, उसको किसी भी मेंबर के आने से या जाने से उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है. दैट इज़ द लाइफ ऑफ अ कंपनी रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द लाइफ and the tenure of its member. The life of a company is infinite until it's properly wound up as per the Companies Act. कंपनी का जो टेन्योर होता है, जो कंपनी का जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, वो कंटिन्यू रहता है. कंपनी गोज़ फॉर एवर.
जब तक लॉ ना बोले। अगर कंपनी लॉ में या कंपनी एक्ट में उसको वाइंड अप करने के बारे में बताया गया है, मेंशन किया गया है, तभी जो कंपनी है वो उसकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो एंड होती है। अदरवाइज़ जो कंपनी है उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता कि उसका जो शेयर होल्डर है, जो उसका मेंबर है, वो उसको छोड़ के जा रहा है या नहीं जा रहा है, या रिटायर्ड हो रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज़ लिमिटेड। कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी वो होती है वो लिमिटेड होती है। जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में पढ़ा था कि उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। मतलब कि अगर उनको कोई लोन या बोरिंग्स को पे करना है तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का भी यूज़ करते हैं। बट इन द केस ऑफ कंपनी, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। वो अपनी कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो लोन है या बोरिंग्स है वो कंपनी की अपनी होती है, कंपनी ने ही उसको पे करना होता है। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनका इनके साथ कोई भी इनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक सेपरेट एंटिटी है और उसके जो मेंबर्स होते हैं वो लाइबल नहीं होते हैं फॉर द डेट्स एंड द लोन के लिए। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर्स दैट आर हेल्ड बाय देम और बाय द एक्सटेंट ऑफ द गारंटी अमाउंट एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। कितनी लिमिटेड होती है? जितनी उन्होंने शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, ठीक है। और या फिर बोल सकते हैं कि उतना ग्रांटेड अमाउंट होता है जितना वो वाइंडिंग अप के टाइम पे गारंटी देते हैं कि वाइंडिंग अप के टाइम पे हम जो अपना जो लाइबिलिटी है उसको इतने अमाउंट के साथ शेयर करेंगे या फिर पे करेंगे, राइट। तो उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो एक तरह से लिमिटेड होती है। 6 इज़ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाते हैं। कंपनी जो होती है, एक कंपनी जो है दूसरी कंपनी के साथ अपने शेयर्स को सेल या बाय कर सकती है, ठीक है। इन केस एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज, बट जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर्स को सेल या बाय नहीं कर सकती हैं, वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हैं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज इज़ रेगुलेटेड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो तभी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकती हैं अगर तो उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया गया होता है। 7 is management and ownership. A company is not managed by all the members. ज़रूरी नहीं है कि जो मैनेज कर सकते हैं वही कंपनी के ऑनर्स हो और जो ऑनर्स हो वही कंपनी को मैनेज करे, राइट। सो मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप आर सेपरेट। कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और ये नहीं है कि सारे के सारे मेंबर जो है कंपनी को मैनेज करेंगे, राइट। तो कंपनी जो है कुछ पर्सन को सिलेक्ट करती है, उनको इलेक्ट किया जाता है जिनको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं, राइट। तो जो डायरेक्टर्स होते हैं वही कंपनी को मैनेज करते हैं। 8th इज़ कॉमन सील। अ कंपनी मे और मे नॉट हैव अ कॉमन सील। कंपनी की जो एक कॉमन सील है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग में ही कंपनी के मीनिंग और डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि कॉमन सील है क्या? कॉमन सील एक कंपनी का सिग्नेचर होता है जो कंपनी अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ करती है, ठीक है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में था, कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी का एक जो सिंगल ऑनर होता है वही साइन करता है, और पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सबके सिग्नेचर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसी तरह से जो कंपनी होती है उसका एक खुद का सिग्नेचर होता है जिसको हम कॉमन सील बोलते हैं। कंपनी के जो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पर कंपनी सील यूज़ की जाती है। द फर्म इज़ एन आर्टिफिशियल एंटिटी और अ पर्सन therefore cannot sign its name by itself, ठीक है। जो कंपनी है एक तरह से आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट की जाती है, उसके जो ऑनर्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं उसकी आइडेंटिटी से। तो कंपनी जो है अपनी सिग्नेचर जो है खुद नहीं कर सकती, वो एक कॉमन सील उसके लिए यूज़ की जाती है। इट क्रिएट्स द नेसेसिटी ऑफ अ कॉमन सील दैट कैन बी यूज्ड फॉर representing the
डिसीजन मेड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी जो है एक कॉमन सील यूज़ करती है जिसकी जो भी डिसीजंस लेने होते हैं उसके डिसीजंस के ऊपर वो अपने सिग्नेचर जो है फिक्स करती है। ठीक है, it has a common seal, it is affixed to all the important documents of a company। कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके ऊपर एक कंपनी का जो सिग्नेचर है वो यूज़ किया जाएगा और उसको हम कॉमन सील बोलते हैं। सो हेयर आर ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स